साल 2020 फरवरी का महीना, स्टॉक मार्केट में हरियाली है, लोग ऑफिस जाया करते हैं, छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने निकलते हैं और फिर अचानक से कोविड का झटका आता है जिससे हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। सोशली और इकोनॉमिकली अगर आप बात करें तो कोविड के आफ्टर शॉक्स हमें आज भी महसूस होते हैं। हाइपर राइट के सीईओ मैट शूमर का कहना है कि आज हम उसी फरवरी 2020 वाले फेज में आ चुके हैं। बस इस बार खतरा है हमें वायरस से नहीं बल्कि एआई से, और इसकी वजह से जो दुनिया में बदलाव आने वाले हैं वो कोविड से कई गुना ज्यादा बड़े हैं, कई गुना ज्यादा भयंकर होने वाले हैं। आज से 5 साल पहले एआई कुछ ऐसे वीडियोस बना पाता, सही से एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर पाता। आम जीवन में बताएं तो एआई सिर्फ साइंस फिक्शन ही था, हकीकत नहीं। आज वही एआई कुछ ऐसी वीडियोस बना रहा है जिसे बनाने के लिए हॉलीवुड स्टूडियोज को यूजुअली करोड़ों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। यहां तक कि यूएस की सेना ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मडूरो को पकड़ने के लिए प्लानिंग के लिए क्लॉड नामक एआई का इस्तेमाल किया। हर 6 महीने में एआई अपने आप को बेहतर कर रहा है। अमेरिका आज एआई रेस में सबसे आगे है दुनिया में, जेमिनी, चैट जीपीटी, क्लॉड के साथ, क्योंकि वो आर&डी में खर्च करते हैं, रिसर्च, एकेडमिक्स, टीचिंग में एक इथॉस है। उधर हमारा पड़ोसी चाइना, उसने डीप सीक और सी डांस जैसे एआई मॉडल्स बनाए हैं जिसकी चर्चा और इस्तेमाल दुनिया भर में हो रही है। सवाल यह उठता है कि दुनिया का आईटी हब होने के बावजूद क्या भारत के लिए एआई की बस अब छूट चुकी है? अगर हां तो क्यों? और इस रेस में वापस शामिल होने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या एआई समिट करने से, उसका आयोजन करने से हम एआई की दुनिया में अपना मोहर वापस लगवा पाएंगे, या आने वाले महीनों में भारत अपने इंडिजिनस एआई मॉडल्स बनाएगा जो चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी से टक्कर ले पाएगा? क्या करना होगा भारत देश को अपनी तस्वीर सुधारने के लिए इन द वर्ल्ड ऑफ एआई? जो चीज नहीं करनी चाहिए वो हमें दिल्ली में हो रहे एआई समिट में पहले दिन में ही दिख गया, और वो है एआई में सरकारी मिसमैनेजमेंट। हमारा देश आईटी हब इसलिए बन पाया क्योंकि सरकार का मिनिमल इंटरफेरेंस था उस सेक्टर में। पहले एआई में भी टैलेंट को आगे रखना होगा, नेतागढ़ को पीछे रखना होगा। समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी के विजिट ने एआई समिट को पीआर समिट बनाकर छोड़ दिया। एक तरफ बाबा आजम के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते लोगों को बैग, कार की, लैपटॉप, ईयरबड्स, यहां तक कि पानी अंदर अलाउड नहीं था। वही लोगों को हॉल से बाहर निकालने के बाद मोदी जी ने अपनी कैमरा वॉक पूरी की, एआई के बारे में गंभीर चर्चा की उन 2 लोगों के साथ जिन्हें हॉल में रहने दिया गया। वही जेन्युइन एआई फाउंडर्स अपने आप को हॉल के बाहर खड़ा पाते हैं। खाने तक को कुछ नहीं था, खाने के स्टॉल्स भी बंद कर दिए गए थे। नेटवर्किंग करने के लिए जगह नहीं और इंटरनेट नेटवर्क नहीं चल रहा है एक एआई समिट में। जहां लोगों ने फाउंडर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, उनके प्रेजेंटेशंस देखने के लिए एआई समिट में रजिस्टर किया था, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स की हवाबाजी सुननी पड़ी और वीआईपी कल्चर देखना पड़ा। जहां भारत को अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को शोकेस करने का एक सुनहरा मौका था, वहीं हमने दुनिया को एक मछली बाजार बस दिखा दिया जहां फोकस वीआईपी पर था, एआई पर नहीं। इस मिसमैनेजमेंट की बात थोड़ी देर में करेंगे और क्यों इस कल्चर को ठीक से चेंज करने की दरकार है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये एआई समिट एक सक्सेस हो। हम चाहते हैं कि भारत की एआई स्टोरी सक्सेसफुल हो। देशभक्त पर हम एआई अडॉप्ट कर चुके हैं अपने वर्कफ्लो में। हम जानते हैं कि इसे हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे युवा के लिए बहुत जरूरी है इसे सीखना, समझना, अडॉप्ट करना। तो मान के चलते हैं कि बाकी के दिन इस एआई समिट के सुपर स्मूथ होते हैं, सुपर हिट होते हैं, लेकिन फिर भी कई चैलेंजेस हैं भारत के लिए। क्यों ये छूटी हुई एआई बस को हमें पकड़ना है, और क्यों हम इस चलते हुए बस के पीछे भाग तो रहे हैं लेकिन आंखें बंद करके? सबसे पहले तो यह बात क्लियर कर दें कि एक ग्लोबल टेक पावर बनने के लिए इंडिया के यूथ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे एआई और मशीन लर्निंग में अपने स्किल्स को ग्रो करना होगा, और उसके लिए सही और रेलेवेंट एजुकेशन काफी जरूरी बन चुका है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए आईआईटीएन मुकुल रुस्तगी ने लॉन्च किया है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप वर्थ 10 लाख रुपीज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगे। इसमें आपको सीधा सीधा 8 लाख का फी वेवर मिल जाएगा अपने कॉलेज फी में, प्लस एक फ्री मैकबुक। ये उनके लिए है जिनको सीएस में बीटेक करना है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। अगर आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर है जेईई में, या 1200 से ज्यादा स्कोर है सैट में, देन यू आर एलिजिबल।
ये स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। पिछले साल इसी स्कूल में फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों ने 1 करोड़ की क्यूमुलेटिव इंटर्नशिप स्टाइपेंड हासिल की थी। यहां के बीटेक कंप्यूटर साइंस की प्रोग्राम की डिग्री मिलती है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से। पिछले साल पूरे इंडिया में सिर्फ यहां पर ही 3 में से 1 इंटर्नशिप इंटरनेशनल थी, जिस वजह से ये स्टूडेंट्स अपनी फी खुद ही फंड कर पाए थे। चैट जीपीटी के फाउंडिंग कंपनी ने लास्ट मंथ यहां एक इवेंट किया। उससे पहले गूगल जेमिनाई ने यही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है फॉर नेटवर्क बिल्डिंग। कैंपस बैंगलोर के एक टेक पार्क में है, जो स्टूडेंट्स को एक और मौका देती है नेटवर्किंग करने का। MRSE स्कॉलरशिप क्लोज हो रही है 28 फरवरी को। लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। इफ यू आर एलिजिबल, डू अप्लाई। बैक टू द स्टोरी। देखिए, अमेरिका से एआई में कंपेयर करने का कोई पॉइंट तो है नहीं, लेकिन देखते हैं चाइना क्या कर रहा है। चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $750 बिलियन खर्च किए हैं। अपने जीडीपी का सालाना 2.7%। चलो, 750 बिलियन का आंकड़ा बहुत बड़ा है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। चलिए ठीक है, हम अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो आज की दुनिया में काफी क्रिटिकल है? 0.65%। दुनिया भर के मेजर इकोनॉमीज में हम सिर्फ साउथ अफ्रीका से ज्यादा अपने R&D में खर्च करते हैं। आप कितने भी एआई समिट ऑर्गेनाइज कर लो, कितने भी फोटो शूट करवा लो, जब तक हम R&D में पैसा खर्च नहीं करेंगे, तब तक हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। चाइना और भारत, याद रखिए, 90s के दशक में बराबरी के इकोनॉमीज थे। 2004 तक की मैं आपको बात करता हूं, आर्टिकल छपा करते थे इंटरनेशनली, जिसे कहा जाता था कि धीरे धीरे भारत चाइना के आगे ही निकल जाएगा। लेकिन अब दोनों देशों के बीच में तुलना भी नहीं हो सकती। अब इसमें सरकार का लैक ऑफ विजन जरूर था, लैक ऑफ फोकस जरूर था, उनकी जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश के प्राइवेट कंपनीज की भी जिम्मेदारी बनती है। अपनी जेब भरने के अलावा इनोवेशन में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, कोई रिस्क नहीं लिया। TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL, इन सब ने सस्ते लेबर और मैन पावर का खूब इस्तेमाल किया, दबा दबा के पैसे कमाए, लेकिन अपने नेट सेल्स का मात्र 1% शेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्होंने लगाया। पिछले 2-3 दशक में अगर आप देखें, इन कंपनियों की आमदनी ताबड़तोड़ हर रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। CEOs की सैलरी पिछले 15 सालों में अगर आप बात करें, 800-900% तक इंक्रीज कर चुकी है। वहीं आज से 15 साल पहले फ्रेशर्स की सैलरी आईटी कंपनीज में 3 लाख के करीब हुआ करती थी, और अभी भी उसी के आसपास मंडराती है। इंप्लॉइज को पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन स्टेज पर अगर माइक पकड़ा दो तो बोलने लगेंगे कि भारत इसलिए पिछड़ा रह गया है क्योंकि लोग 12-12 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। 70-70 घंटे हफ्ते में इन्हें काम करना चाहिए। वहीं पर अगर प्रति घंटे काम करने के हिसाब से अगर सैलरी देने की बात करो, तो यह भी इनकी हवा निकल जाएगी। ग्लोबल टेक कंपनीज R&D में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनोवेशन और आइडिया से ही असली प्रॉफिट आता है। वो डिविडेंड से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हमें अभी मिला, जब एंथ्रोपिक, जो कि क्लॉड AI का पेरेंट कंपनी है, उसने एक AI टूल लॉन्च कर दिया जो कि बहुत सारा काम ऑटोमेट करता था। ये टूल यहां लॉन्च होता है, और इधर आईटी स्टॉक्स इंडिया में 2 लाख करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर। और कभी ना कभी तो ये AI की जो मार है, वो जोर वाला झापड़ है, वो हमारे ऊपर पड़ने ही वाला था। अब तेजी से ये जो झापड़ है, ये जो AI की मार है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 1 साल में याद रखिए, इंडियन आईटी जायंट्स के स्टॉक्स बस घटे ही हैं, कहीं बढ़े नहीं हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स को मालूम है कि AI आने वाला है, और हम भारत देश खासकर की और भारत की कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं है। और अगर हमने अभी भी कोर्स करेक्शन नहीं किया, सरकार से और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों ही, AI तबाह कर देगी हम लोगों को, क्योंकि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की स्पेशलिटी ही यही रही है। सालों से, दशकों से हम विदेशी कंपनीज को सर्विस देते हैं, और भारत में चीप लेबर, इंजीनियरिंग स्किल और अच्छी इंग्लिश बोलने वाले इंप्लॉइज ये बड़े बड़े कंपनीज को मिल जाते हैं। भारत इन खूबियों की वजह से ही पूरी दुनिया का बैक ऑफिस बनकर बैठ गया है। लेकिन AI आने से सबसे ज्यादा, सबसे पहला खतरा यही लो लेवल जॉब्स को होने वाला है। जैसे BPO, वॉइस सपोर्ट और कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोग हिट हो रहे हैं। पहले के मुताबिक अब 60 to 70% कॉल्स और चैट्स खुद
एआई हैंडल कर रहा है, एआई रिजॉल्व कर रहा है। जोमैटो 80% क्वेरीज एआई से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, उसके बाद ह्यूमन एस्केलेशन होता है, जो कि पहले काम 500 से 600 लोग कर रहे थे, वो एआई कर रहा है। फोन पे में 60% सपोर्ट स्टाफ की जगह एआई ले चुका है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि अब जब बैंक की तरफ से कोई कॉल आता है या क्रेडिट कार्ड वाला कोई कॉल आता है तो वो एक एआई ड्रिवन कॉल होता है। अब सोचिए कि इसके पीछे कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों की नौकरियां यहां जा रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में इंडियन बीपीओ सेक्टर की आमदनी 30 से 50% तक घट सकती है एआई की वजह से। कॉल सेंटर्स, डेटा एंट्री जॉब, क्वेश्चन एंड आंसर टेस्टिंग, हेल्प डेस्क, ट्रांसलेटर्स और कई सारे जो रेपिटेटिव लो की टास्क्स हैं, वो उनकी जॉब्स अब कम जाएगी, एआई उन्हें रिप्लेस कर देगा आने वाले 1 साल के अंदर अंदर। टेक दुनिया के मशहूर नाम विनोद खोसला का कहना है कि अगले 5 सालों में बीपीओ जो पूरी इंडस्ट्री है, वो पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब आईटी सेक्टर, सर्विसेज हमारे देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। अगर एआई तहस नहस कर देगी इसी रीढ़ की हड्डी को, तो सोचो अर्थव्यवस्था हमारे देश की कैसे डगमगा जाएगी, क्योंकि यही तो एक रीढ़ की हड्डी है जो अच्छा काम कर रही है, पैसा कमा रही है। क्या एआई सबमिट करवाकर, फोटो खिंचवाकर, पीआर करवाकर हम ये आने वाले आपदा को रोक सकते हैं, या सिर्फ मुनाफा ही ले रहे हैं पीआर का? अब ये देखिए यूनिट्री, इनके डांसिंग रोबोट्स आपने काफी देखे होंगे, इंटरनेट पर काफी वायरल होते हैं। ये रोबोट्स आपस में तालमेल रखते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं, काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स एआई एल्गोरिथम्स पर बेस्ड होते हैं। अब ये रोबोट्स कुंफू भी करने लगे हैं। ये मेड इन चाइना रोबोट्स अब दुनिया भर में फैल रहे हैं। लेकिन अब सोचिए कि इसका अगला पड़ाव कहां है। यही रोबोट्स अब अपने आप को बनाने लगे हैं, माने ये रोबोट्स अब मशीन मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा ले सकते हैं। आप सोचिए इंडिया में सबसे बड़ी ताकत हमारी क्या थी? इतने सालों से हम क्या बताते आए कि हमारे पास लेबर है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन अब लेबर की दरकार ही नहीं है। ये रोबोट्स आपका हमारा काम 24 घंटे कर पाएंगे। तो मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि दुनिया के लिए हम चीजें बनाएंगे, वो भी खत्म, क्योंकि चाइना इन रोबोट्स को डिप्लॉय करके मेक इन चाइना एट जीरो कॉस्ट कर सकता है। आर्थिक तबाही ही नहीं, सामाजिक भी। अब इस वीडियो को देख लीजिए, एक खूबसूरत लड़की शायरी सुना रही है जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। लोग इस लड़की के दीवाने हो चुके हैं, कमेंट्स हजारों लाखों आ चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये एक एआई जेनरेटेड अवतार थी। वही इसी वीडियो की जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको बस कुछ चंद लाख व्यूज ही मिल पाए। इस फाइट सीन को देखिए, हॉलीवुड के 2 दिग्गज अभिनेता दिख रहे हैं आपको, जिन्होंने कभी भी इस सीन को शूट नहीं किया है। इसमें कोई हॉलीवुड स्टूडियो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई बताएगा नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये आप एआई देख रहे हो। एडिटर, इसका मतलब अगले 6 महीने में तुम्हारी तो गई नौकरी। तू तो गया बेटे। तो सोचो, जो देश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लिखे हर लाइन को सच मानकर बैठता हो, वो जब एआई न्यूज देखेगा, एआई न्यूज पढ़ेगा, तो उसे सच तो मानेगा ही ना। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। अरे एडिटर, अरे रुक जा यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये एआई नहीं है, ये सच वाला है, ये सच है। एआई भी ऐसी कल्पना कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें एआई की शक्ति को इस्तेमाल करना है, अपने कल्पना को और आगे बढ़ाना है। वी हैव टू यूज ये। बट एआई को आप इस्तेमाल कैसे करोगे? अपनी कल्पना को हम आगे कैसे बढ़ा पाएंगे जब हमारे पास एआई का रोड मैप ही नहीं है? हमारे पड़ोसी चाइना ने एक लंबी रोड मैप को फॉलो किया है और आज उसका जो फल है उसे एंजॉय कर रहा है। बहुत कम उम्र से चाइना में जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग और कोचिंग मिलती है जीनियस क्लासेस में। चाइना में लगभग हर साल 1 लाख से ज्यादा टीनेजर्स को इन जीनियस क्लासेस में फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ओलंपियाड के लिए ट्रेन किया जाता है। यह योजना 1990 से चलता आया है चाइना में। सो चाइना आज जिस ऊंचाई में बैठा है वो अचानक से नहीं हुआ है, यह लंबी सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है। यही स्टूडेंट्स बाद में टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, फिर एआई, चिप्स, रोबोटिक्स जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काम करते हैं। हमारे बच्चों को डिग्री जरूर मिलती है फालतू की यूनिवर्सिटी से, फालतू के स्किल्स के साथ थिंकिंग कैपेसिटी जीरो होती है। मेक इन इंडिया जैसे मेक इन चाइना का भी एक आयोजन हुआ है वहां चाइना में, लेकिन वहां वो ढकोसला नहीं है, वहां रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। आज इसीलिए डीप सीक, सी डांस, अलीबाबा, मून शॉट ऐसे टॉप लेवल कंपनीज चाइना में है जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है। चाइना का डीप सीक R1 आप देख लीजिए, वो जब लॉन्च हुआ था तो यूएस टेक स्टॉक्स $1 ट्रिलियन से गिर गए थे, वहां की मार्केट्स कपकपा गई। यहां मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं हमारी सरकार से, आखिर क्या कमी है भारत के युवाओं में?
हमारे युवाओं में जज्बा है, इंजीनियरिंग माइंड्स हमारे पास हैं, परिश्रम हमारे यूथ करते हैं, तो फेलियर कहां से हो रही है कि ग्राउंड लेवल पर हम ऐसा कुछ बना नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं विच इज ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। क्या हमारा भविष्य बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फेक न्यूज कंज्यूम करके और नफरत में जलने में ही रह गया है? क्यों हम 1000 लाइट्स जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं कर सकते हैं जो चाइना ने किया, जिसको सारे जो ब्राइट माइंड्स थे जो अमेरिका से और इंटरनेशनली थे उन्होंने वापस खींचे थे? कितना रिवर्स ब्रेन ड्रेन हम कर पाए हैं? चाइनीज यूनिवर्सिटीज आज अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को मार दे रही हैं। हम टॉप 200 तक में नहीं आ पाते हैं। अरे जब एजुकेशन बजट ही चूज खाओगे, जब प्रोफेसर को बोलने पर जेल कर दोगे, तो कैसे बनाओगे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी? भारत सरकार आने वाले एआई तूफान को कम से कम समझ चुकी है। उसे मालूम है कि एक संकट सामने आने वाली है, लेकिन शायद हमने थोड़ी देर कर दी है। लेकिन चलो, कुछ तो कर रहे हैं। पहली बार एआई समिट ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा है, यह वेलकम स्टेप है। इस एआई समिट के लिए 100 से ज्यादा देशों से लोग आए हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को ऑनलाइन रजिस्टर भी किया था इस समिट के लिए। कुल मिलाकर 20 देशों के वर्ल्ड लीडर्स अटेंडेंस में रहेंगे अगले कुछ दिनों में। फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स के प्रेसिडेंट और यहीं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भी शामिल होने वाले हैं। समिट में 40 से भी ज्यादा ग्लोबल टेक कंपनीज के सीईओज इन अटेंडेंस हैं, जिसमें ओपनआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन भी है, एंथ्रोपिक के सीईओ हैं, गूगल के सुंदर पिचाई हैं, एप्स्टीन फाइल में अपने आप को पाए गए बिल गेट्स भी वैसे शामिल हैं। एआई समिट को लेकर सरकार ने बहुत से वायदे तो किए हैं। समिट के थ्रू $70 बिलियन का निवेश वो प्रपोज्ड है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने की बात है। स्टार्टअप स्टूडेंट्स के लिए जीपीयू को सब्सिडाइज रेट में उपलब्ध कराने की बात की गई है। एग्रीकल्चरल फील्ड में विस्तार ऐप, किसान ई मित्र ऐप, जिससे एआई सजेशंस रियल टाइम अवेलेबल होंगे किसानों को। हेल्थ केयर में एआई इंटीग्रेशन, ग्लोबल यूथ चैलेंज के थ्रू एआई में स्टार्टअप जो 2.5 करोड़ का एक निवेश, स्टार्टअप सीड फंड, ये सारी बातें तो की गई हैं, जिससे ओवरऑल इंडिया का जो एक एआई पुश जिसकी बहुत जरूरत है वो ला पाया जाएगा। पर ये सारी टिमटिमाती बातें ग्राउंड रियलिटी से क्या मैच करती हैं? एआई समिट दिल्ली के नए भारत मंडपम पर 16 फरवरी पहले ही दिन एआई समिट की पोल खुल जाती है। 7 बजे सुबह लाइंस खुलती है, 9 बजे एंट्री होती है, दोपहर 12 बजे पूरी तरीके से सबको बाहर खदेड़ दिया जाता है, सारी जगह को सैनिटाइज कर दिया जाता है क्योंकि पीएम आने वाले हैं। मीडिया में खूब आपको जोर शोर मिलेगा, अखबार के पन्ने टटोलोगे, मालूम मानो कि एआई सुपर पावर हम बन चुके हैं। लेकिन जो ग्राउंड पर रियलिटी थी वो सोशल मीडिया पर सबको दिखने लगी। जो रियल एक्सेस है वो सिर्फ कुछ चंद वीआईपी गेस्ट को मिला। एग्जिबिटर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स को बिना कोई डायरेक्शन ही वहां छोड़ दिया गया। किसी को पता नहीं कि उनको क्या करना है, किससे मिलना है, यहां तक कि पानी पूछने तक को कोई नहीं था। पीने के पानी के काउंटर में सिर्फ कैश इस्तेमाल हो रहा था। नो यूपीआई, दिस इज दिल्ली ओनली। एक्यूआई मिलेगा, एआई मिलेगा, यूपीआई नहीं मिलेगा। कुछ फाउंडर्स के लिए गेट्स भी नहीं खुले, वो अपने आप को समिट से बाहर ही अपने आप को पाते हैं। नियोसेपियंस एआई कंपनी के फाउंडर धनंजय ने सोशल मीडिया पर अपनी एआई स्टोरी बताई कि कैसे वो अपना पेटेंटेड एआई वेरेबल को शोकेस करना चाहते थे समिट में, लेकिन पीएम विजिट के चक्कर में सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया और प्लेस को सैनिटाइज करने के लिए बोला कि सामान यही अंदर छोड़ दो। लेकिन जब वो अपने बूथ पर वापस आते हैं तो पूरा का पूरा सामान चोरी हो गया। अब क्या एआई की मदद से चोर पकड़ा जाएगा, ये पता नहीं। अब बहुत लोगों ने फ्लाइट्स के पैसे, अकोमोडेशन, लॉजिस्टिक्स के खुद पैसे देकर, बूथ के लिए खुद पैसे देकर वो अपने आप को बाहर खड़ा पाए। ऑफिशियल्स को खुद नहीं पता था कि इवेंट को कैसे हैंडल करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। एक गेट पर कुछ इंफॉर्मेशन, दूसरे गेट पर कुछ इंफॉर्मेशन ही मिल रहा था। अब ये सारी चीजें हमारे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज है नहीं। हर बड़े इवेंट में हम ऐसे ही बिहेव करते हैं, चाहे वो कुंभ हो या एआई समिट हो। लेकिन ये तमाशा 100 से भी ज्यादा देशों से आए डेलीगेट्स देख रहे थे और उनको समझ में आ रहा था कि इस देश में फोकस एआई पर नहीं है, प्रधानमंत्री के पीआर पर है। ठीक है, पीआर करो, ठीक है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत मंडपम जो है ऐसे ही हाई प्रोफाइल इवेंट्स के लिए बनाया गया है, तो फिर लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? प्रधानमंत्री अपने आप को पार्लियामेंट में सेफ नहीं पाते हैं, अपने आप को भारत मंडपम पर सेफ नहीं पाते हैं, तो सेफ कहां है वो? एआई समिट में 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। भारत के पास टैलेंट है, ये दिखाता है, जज्बा है, वी वांट टू अडॉप्ट एआई टेक्नोलॉजी। 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं हमारे देश में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब होने के बावजूद अगर आप एजुकेशन पर फोकस नहीं करोगे, सरकार आरएनडी पर फोकस नहीं करेगी, अगर पीएचडी पर रिसर्च ग्रांट्स नहीं देगी, तो टैलेंट को बैक नहीं करोगे तो टैलेंट भाग जाएगा या फिर यहीं बैठे बैठे सड़ता रहेगा। हमारे देश में सबसे पहले तो हमें यह कॉन्वर्सेशन चेंज करना पड़ेगा। कॉन्वर्सेशन तो
अस वर्सेस देम है, एआई वर्सेस चाइना एंड वर्सेस अमेरिका तो है ही नहीं। और अगर आप ये नहीं करोगे, कॉन्वर्सेशन चेंज नहीं करोगे, एआई एडॉप्शन नहीं करोगे, तो बहुत जोर का चमाटा पड़ने वाला है टेक्नोलॉजी का, और उसके बाद बचाने वाला कोई नहीं होगा। थैंक्स टू पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आप भी इंडिया के सबसे बड़े स्कॉलरशिप का एक हिस्सा बनना चाहते हो, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, सारी डिटेल्स वहां है। और प्लीज याद रखिए, अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार अगर सक्सेसफुल होती है एआई मिशन में, वेरी गुड, लेकिन आपको अपने पर्सनल मिशन और अपने अपस्किलिंग में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है।